Hello guys, how are you? I hope you all guys will be fine. So today we will discuss about gravitation, Newton's law of gravitation and some important topics related to the gravitation. So watch this video till the end so that you can understand the concept easily and get the correct answer. So guys, सबसे पहले we will discuss what is gravitation. ग्रेविटेशन क्या होता है इस बात को समझना जरूरी है. देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फर्दर टॉपिक्स. तो मैं आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बताता हूं दोस्तों कि ग्रेविटेशन क्या होता है. दोस्तों, ईच एंड एवरी मटेरियल पार्टिकल अट्रैक्ट्स टू अनदर मटेरियल पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट डज मीन? क्या मैंने बोला दोस्तों कि जितने भी मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर मास है, मास मींस जहां क्या हो, वेट हो, वेट लगता है, जो जी लगता है उसके बाद वो वेट बनता है दोस्तों. पहले वो मास होता है. मास क्या होता है? जिनमें वजन होता है, जो क्वांटिटी उसमें इनहेरेंट होती है उसी चीज को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. तो मास अगर है किसी ऑब्जेक्ट्स में, लाइक वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो या वो सेलेस्टियल बॉडीज हो या वो स्मॉलर हो या वो बिगर हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ईच एंड एवरी मटेरियल पार्टिकल्स में लगता है. चाहे वो छोटे ऑब्जेक्ट्स हो या बड़े ऑब्जेक्ट्स हो, अगर उनके अंदर मास है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. जनरली दोस्तों होता क्या है, in the daily life we can't experience the gravitational force because it is very smaller in quantity, in magnitude. It's depend on mass and a distance between them. We will discuss in Newton's law of gravitation. हमें यहां समझना है कि जो ग्रेविटेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो अट्रैक्शन फोर्स होता है. जैसे अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. अगर हम बात करें अर्थ और सन के बीच में तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही दोस्तों जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जिसमें सन है और एक प्लैनेट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और सन के अराउंड रोटेट करते हैं. अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो उसी की वजह से हमारी जो अर्थ का मोशन है अराउंड द सन वो हो पाता है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या होगा? अर्थ कहां चली जाएगी? स्पेस में चली जाएगी और जो सोलर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसबैलेंस हो जाएगा. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बहुत जरूरी है. हम और आप एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं अगर सामने है तो, लेकिन चूंकि ये फोर्स जो होता है बहुत ही वीक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो फंडामेंटल फोर्स होता है और बहुत ही वीक होता है, तो जनरली ये छोटे बॉडीज के ऊपर हम फील नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, अगर बॉल को हमने थ्रो किया तो बॉल नीचे आ जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? अर्थ चूंकि बड़ी साइज का है और ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाती है तो हमें एक्सपीरियंस होता है. गॉट इट? इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, ईच एंड एवरी मटेरियल पार्टिकल पे लगता है. गॉट इट? आई होप कि आप ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जो कुछ डिस्टेंस पे हो. अगर जो ऑब्जेक्ट हो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए तो वहां कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. गॉट इट गाइज? अब ये जो ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने सबसे पहले दिया था दोस्तों. आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, एप्पल ट्री. आपने ये कहानी सुनी होगी. जब न्यूटन जी कहां बैठे हुए थे? एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल ऊपर से नीचे आता है तो वो सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया. तब जाकर के उन्होंने इस पर रिसर्च किया, बहुत टाइम स्पेंड किया और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है दोस्तों. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने अपने लॉ में क्या कहा. दोस्तों, न्यूटन ने जो लॉ में अपने दिया, उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो किसी बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अगर सपोज कीजिए वी हैव टू मासेस m1 एंड m2 एंड इनके बीच की जो फोर्स है वो कैपिटल F लग रहा है और बीच की डिस्टेंस को है r है, तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो फोर्स लग रहा है ना दोनों के बीच में वो कितना होगा? वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2. और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो डिस्टेंस है उनके बीच, उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि डिस्टेंस अगर उनके बीच का r है तो r का स्क्वायर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/r स्क्वायर बोलेंगे. अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो केवल r स्क्वायर बोलेंगे.
क्योंकि इनवर्सली में वो आ ही जा रहा है कि 1 अपान में। What is my point है? तो न्यूटन का स्टेटमेंट क्या है? According to the Newton's law of gravitation, the force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between that. Got it, guys? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्वांटिटी होगा वो डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि अगर हम मासेस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, जो उसके रिलेशन में है। इनवर्सली का मतलब होता है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहां पर फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो कैपिटल G निकल कर आता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G विल नेवर चेंज एवरीवेयर, आइदर ऑन अर्थ, आइदर ऑन मून और एनी अदर प्लैनेट्स। जो G की वैल्यू है वो हर जगह सेम होती है। और एक्सपेरिमेंटली जो कैपिटल G की वैल्यू निकल कर आती है गाइज वो होती है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कैपिटल G की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यू कैन फाइंड इजिली। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट गाइज। Any confusion? Let me in the comment section. I will reply you guys. Now we will move forward guys. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों? ये किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक्शन एट डिस्टेंस होता है। What does mean दोस्तों? ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तभी लगता है जब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। अगर डिस्टेंस नहीं है तो उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा दोस्तों। Got it my point guys? Listen. Now, the motion of planets around the sun. सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो किस वजह से करते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें फ्लो ऑफ रिवर्स, नदियां कैसे फ्लो करती हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, जो रेन होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन और स्नोफॉल भी होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा एंड द लाइफ फ्रॉम द अर्थ एज एक्सटिंक्ट, गायब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको ऑलरेडी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों वो क्या कहता है? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही इस पे फोर्स कम होगा दोस्तों। व्हाट इज माय पॉइंट? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये फंडामेंटल फोर्स होता है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इफ वी डबल, क्वेश्चन पूछा जाता है इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हाट विल हैपन? दोस्तों द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 1/4। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं दोस्तों। इनिशियल फोर्स लेंगे यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, और जब फोर्स डबल करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा? R की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे 2R एंड वी विल डिवाइड एंड वी विल कैलकुलेट दैट विल कम F डैश विल बी इक्वल टू 1/4 F। गॉट इट माय पॉइंट? द सेकंड कंडीशन और द नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क इफ द डिस्टेंस हाफ, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें देन व्हाट विल हैपन? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम। अगर हम डिस्टेंस करीब लाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा गाइस, पास आएंगे। यू नो वन इज समथिंग डिफरेंट एंड अदर इज समथिंग डिफरेंट, देयर आर द अट्रैक्शन फोर्स। सो द करीब आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा एंड दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स दूर जाएगा। यू गॉट इट माय पॉइंट गाइस? ओके ओके, लीव दिस टॉपिक एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हाट हैपेंड इफ वी इंक्रीज or decrease the masses of the object? If we halve the masses of the object, what will happen? The gravitational force 1/4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। Got it my point guys? Now the topic is gravity. What is gravity or what is acceleration due to gravity? क्या होता है? Suppose we have a ball. If we freely leave that ball,
that ball go on the earth. So जो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी हुआ, that is known as gravity. That is known as gravity और acceleration due to gravity. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो उसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा, जो वेलोसिटी चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी. स्मॉल जी, वी विल यूज स्मॉल जी. द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैपिटल जी यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज समथिंग डिफरेंट एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज समथिंग डिफरेंट. जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो जनरली हम यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. That is small g value, and the value of capital G will be different. That is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकते, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू प्लेस टू चेंज होता रहता है. I hope you got my point, guys. Let me know in the comment section you got my point or not, and if you have any doubts regarding these points, comment me. I will reply you guys. And if you are new on the channel, subscribe my channel and hit the bell icon. Jai Hind. Thank you guys. Namaskar.